राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में वीडियो के मॉक नंबर 5 की बात करेंगे और मॉक नंबर 5 में जितने क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, अपना टॉपिक कौन सा है? ये तो बहुपद का लैसे और मैसे से क्वेश्चन है। और मैंने आपको कहा है कि कभी भी लैसे निकालना हो या मैसे निकालना हो तो सबसे पहले जो भी मान आपको दिया है, कहने का मतलब जो भी पद दिया है उनका गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। तो हमारे पास पद क्या क्या दिए हुए हैं? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। दूसरा हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और तीसरा हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इनका आपको सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो एक एक करके गुणनखंड करो। इसको मैं देखो तो ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर और 4 को लिख सकता हूं 2 का वर्ग। इसका मतलब क्या है सर? ये किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इसका फैक्टर कैसे करते हैं? तो इसको करने का तरीका सिखाया है कि कभी भी द्विघात बहुपद हो उसका गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। तो तरीका ये होता है कि सर गुना करना होता है। और किसका गुना करना होता है? तो ये जो कांस्टेंट पद है -6 और एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी वैल्यू हो, कोई नहीं है तो 1 है, तो 1 में -6 का गुना करूंगा सर -6 होगा। सर जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? या तो जोड़े या फिर घटाएं। जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए? तो x के बगल में जो भी मान है, x के बगल में क्या है? -5, तो -5 मिलना चाहिए। सेम यहां पे भी वही तरीका अपनाएंगे। सर गुना करने पर क्या आना चाहिए? ये -6 और 1, तो सर -6। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए यहां? तो सर जोड़ने या घटाने पर वैल्यू क्या आना चाहिए? तो x के बगल में क्या है? +1, तो +1 आना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या सोचना होगा? तो सुनना, मुझे यह सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर लूं कि जिनको गुना करने पर तो -6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -5 आ जाए। तो मैं सोचूंगा, अगर मान लो मैंने -6 लिया और 1 ले लिया, तो मैंने कहा -6 प्लस का 1, इनको गुना करूंगा तो -6 हो जाएगा। अच्छा, इनको जोड़ूंगा, -6 में +1 जोड़ूंगा -5 आ जाएगा। बोलोगे जी सर अब कुछ नहीं करना, x -6 लिख दो और यहां x +1 लिख दो, हो गया ये इसका गुणनखंड। सेम चीज यहां पे मुझे सोचना है ऐसे कौन से दो नंबर लूं कि जिनको गुना करके लिए ये लाऊं और जोड़ घटा कर ये लाऊं। तो मैं अगर ऐसे सोचूं, सुनना मेरी बात को, मैं ऐसे सोचूं कि 3 और 2 ले लूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो माइनस का लाना है। तो मैं ऐसा कर लूं क्या सर, प्लस का 3 ले लूं और माइनस का 2 ले लूं। तो प्लस का 3 माइनस का 2 गुना करूंगा -6। अच्छा, 3 में से -2 घटाऊंगा तो +1 भी आ जाएगा। तो सर इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस का 3 और x माइनस का 2। अब तीनों का गुणनखंड निकाल लिया, इसका फैक्टर ये आया, इसका फैक्टर ये आया, इसका फैक्टर ये आया और इसका फैक्टर ये आया। अब इनका HCF निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन है वही HCF होगा। जो तीनों में कॉमन है तो कॉमन देखो सर, x + 2 यहां है, यहां नहीं है और यहां नहीं है। x - 2 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, मतलब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। और जब कॉमन कुछ भी ना मिले तो सीधा सीधा एक क्या होगा इसका? HCF। बात खत्म। कॉमन मिलता तो उस वैल्यू को लिखते और उसके ऊपर पावर मिनिमम लगाते। यही तरीका आपको बताया है बहुपद के लैसे और मैसे का। क्योंकि इस तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सेम मान नहीं दिख रहा, तो सर HCF क्या लिख लेंगे? 1। चलो अगले को देखो, दूसरे को। अब ये दशमलव और भिन्न वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या सिखा रखा है कि सर 22.4 के ऊपर बार है। अब इस 4 के ऊपर बार का मतलब 4 को मैं कितनी बार भी लिख सकता हूं। 11.5 6-7 के ऊपर सिर्फ बार है, मतलब 6-7 को मैं कितनी बार भी लिख सकता हूं। -33.59 9 के ऊपर बार है, मतलब 9 को मैं कितनी बार भी लिख सकता हूं। लेकिन मैंने क्लास में क्या कहा था? कितनी बार लिखना है? तो 6 बार लिखना है। अब देखो कैसे। सर 22.4 के ऊपर बार है तो 4 को टोटल 6 बार लिख दो। यही चीज आपको सिखाया है। बोलोगे जी सर। इसमें मुझे जोड़ना है 11 दशमलव कितना? 5। अब बार किसके ऊपर है? सिर्फ 6 और 7 के ऊपर, तो 6-7 लिख दो। 6-7 6-7 6, क्योंकि टोटल 6 पद तक ही जाना है। पहले इनको जोड़ लो।
जोड़ने के बाद उसमें से इसको घटा देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। एक साथ काम मत करो। तो सर जोड़ूं तो 6 4 10, 7 4 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, वापस ये 12 बनेगा, ये 11 बनेगा, 5 4 9 और 1 क्या बनेगा 10, दशमलव, 2 1 3, 1 4 और 1 3, ये बना। इसमें से मुझे ये घटाना है, क्या घटाना है सर, 33.5 तो रहने दो, और 9 को रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, क्योंकि सिर्फ 9 के ऊपर बार है तो 9 को मैं कितनी बार ही लिख सकता हूं। अब इनको घटा लो। सर घटाऊंगा, एक हासिल दूंगा 10, 10 में से 9 घटाऊंगा कितना बचेगा 1, ये 1 होगा, 11 में से 9 घटेगा कितना 2, वापस ये 10 में से 9 घटेगा 1, वापस ये 11 बनेगा, 11 में से 9 घटेगा 2, ये क्या बनेगा 10, 10 में से 9 घटेगा 1, बोलो हाँ या ना, ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 9 बनेगा, 9 में से 5 घटेगा कितना 4, और यहाँ 3 में से 3 घटेगा 0 और ये 0, बोलो हाँ या ना। क्योंकि भैया यहाँ इसको हासिल दोगे ये 10 बनता, तभी तो ये इसको हासिल देता तो ये 11 बनता। फिर यहां से आप कहते 11 में से 9 घटा तो 2, और यहां फिर आप घटाते सर ये कितना, तो ये 4 बनता। ऐसे ही तो काम चलता, बोलोगे जी सर। तो सर यहां पे तो 00.41212 इस तरीके से काम चल रहा है। तो मैं देखूंगा कि सर रिपीटेशन कहां से शुरू हो रहा है, तो देखो 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.4, और 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार। तो मैंने कहा सही उत्तर क्या होगा 0.4, 1 2 और 1 2 के ऊपर बार, जो कि कहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कि पहले जोड़ लो और 6 बार लिख लिया करो, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करो। जोड़ा, जोड़ के इसमें से घटाया, घटाने पे ये मिला, तो मैं देखूंगा रिपीट क्या हो रहा है, 1 2 1 2 आगे करता तो फिर 1 2 1 2 1 2 चलता जाता, तो 0.4 लिखा, 1 2 के ऊपर बार लगा दिया। ये क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। अगले को देखो, कह रहा है 10.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क का समतल लगाने करने की लागत क्या होगी, ये आपको बताना है। समतल कराने की लागत क्या होगी, मतलब एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है 60 है, 112 है और 164 है, इतने मीटर का है। 1 मीटर स्क्वायर का समतल कराने का खर्च 10.5 रुपया है, तो पूरे इस मैदान का समतल कराने का खर्च क्या होगा ये बताना है। तो सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है, तो सर पहले पूरे मैदान का एरिया निकालना होगा, और चूंकि ये मैदान त्रिभुज के आकार का है तो त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है तो हीरोज के फॉर्मूला लगा लो। अच्छा, हीरोज के फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या निकालते हो एस, एस कैसे निकालते हो, तीनों भुजाओं का योग। तो सर एक भुजा 60, एक भुजा 112, एक भुजा 164 और इसका आधा, यही तो होता है अर्ध परिमाप। सर इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 कितना बनेगा 6, 6 1 7, 7 और 6 कितना 13, ठीक है, 1 1 2 और 1 3, 336 और इसका आधा कर दो। सर मैंने काटा 2 से 1 बार, 2 छक 12 और 2 अठे 16, एस का मान कितना आया 168। सर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रूट अंडर एस गुना एस माइनस ए, मतलब पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा। तो सर फॉर्मूला में बैठाओ, एस का मान क्या है 168, 168 में से पहली भुजा 60 घटाओ तो कितना बचेगा सर 108, दूसरी भुजा 112 घटाओ तो 168 में से 12 घटाओगे 112 तो कितना बचेगा सर 56, तीसरी भुजा 168 में से 164 घटाओ कितना बचेगा 4। अब सबका गुना करके वर्गमूल निकालो, या फिर ऐसे ना करके इसको तोड़ लो, फैक्टर कर लोगे तो ज्यादा आसान होगा। कैसे, तो देखो 168 को मैं 8 से काट लूं तो मैं लिख दूं 8 गुना 21, इस 168 को लिखा। सर 108 को मैं लिख दूं 12 गुना 9, 12 नमा 108, बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ, इस 12 को मुझे एक चीज समझाना, 108 को मैं क्या लिख सकता हूं 12 नमा 108, तो सर 9 तो रहने दो, और उस 12 को भी मैं 4 गुना 3 लिख दूं, क्या 4 तिहाई 12, 12 नमा 108। सर 56 को क्या लिख सकता हूं 8 सतु 56 और 4 को 4 रहने दो। अब पेयर जिनका जिनका बन जाएगा उनको बाहर निकाल दो। सर 8 और 8 के लिए एक 8 बाहर आ गया, बोलोगे जी सर। 4 और 4 के लिए एक 4 बाहर आ गया, बोलोगे जी सर। सर इस 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ ना सर, इस
को तो मैं 7 गुना 3 लिख सकता हूं क्या इस 21 को? जैसे समझना मेरी बात को, बाकी सब तो निकल गया, अब बचा क्या यहां, कलर में चेंज करूं, बचा क्या यहां 21, 3 और 7। तो मुझे बताओ ये 7 3 21 हो गया और ये 21 है, तो 21 21 के लिए 2 बार 21 है तो 1 बार 21 बाहर निकल गया। तो एरिया क्या होगा, 8 गुना 4 गुना 3 गुना 21। अब इनको गुना करना पड़ेगा, तो चलो करो, 8 चौका 32 हो गया, ठीक है, और 21 का 3 गुना 63 हो गया, ठीक है, गुना कर लो। सर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 और 1 19। सर जोड़ा 6 1 0 2, मतलब इन सबको गुना करूंगा तो 2016 आएगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुजाकार मैदान का एरिया होगा 2016 मीटर स्क्वायर। हमें तो इसको समतल कराने का खर्च बताना है। सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.5 रुपया है, तो 216 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या होगा, 216 गुना 10.5। अब गुना करो, सर 216 में 10 का गुना करूंगा, 2016 में 10 का गुना करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 2016 पे 1 0, बोलोगे जी सर, और 2016 का 0.50 निकालना है, यही तो करना है सर। 2016 का 50 निकालना है, तो सर 0.50 का मतलब ये 50% ही तो है, क्योंकि दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा, 50%, और 50% का मतलब इसका आधा, तो इसका आधा कर दो। इसका आधा करोगे तो सर कितना होगा, 0 0 और 8 1008। सर इनको जोड़ा 8 6 1 1 2, मतलब इसको इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 1 6 8। इतने रुपए का टोटल खर्चा है। ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, बस थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन, और ये गुना तो आसान था। 2016 में 10 का गुना करो 20,160, और 2016 का 0.50 गुना 0.5 निकालते, 0.5 का मतलब सर 50%, इसका 50% मतलब आधा, जोड़ दो इनको, ठीक है। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई, प्याज के खपत में 12.5% की वृद्धि हुई, तो प्याज के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मुझे बताओ, आपको पढ़ाया है मूल्य में खपत का गुना करे तो खर्च आता है, मतलब मूल्य और खपत को गुना कर दो तो टोटल खर्च आएगा। अब मुझे बताओ 12.5% का मतलब 1/8 आपको पता है, बोलोगे जी सर। यहां भी 12.5% की वृद्धि हो रही है तो सर 1/8, बोलोगे जी सर। इसका मतलब क्या है, प्राइस की बात करूं तो प्राइस 8 था पहले, 1 बढ़कर 9 हो गया, और खपत की बात करूं तो खपत भी पहले 8 था, 1 बढ़कर 9 हो गया, तो खर्च कितना आएगा सर, गुना करना पड़ेगा 64 और इनको गुना किया 81, तो सर खर्च कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 17 रुपए खर्च बढ़ गया, 64 में 17 जोड़ेंगे तभी तो 81 आएगा, तो यही पूछा है परसेंटेज में। तो आपने कहा 17 की वृद्धि कितने में, 64 में, और गुना किसका साहब, 100 का। काटूं 4 से कितनी बार, 16 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 गुना 17 करना है, तो पहले 25 गुना 10 कर लो 250, और 25 का 7 गुना कर लो 175, तो 250 और 175 कितना होगा सर, 5 2 4 425, तो आपने कहा सर 425/16% की वृद्धि, क्योंकि ऑप्शन में पूरा दशमलव में है तो आपको भी पूरा पूरा काटना पड़ेगा। बताओ 16 दूना 32 होगा, तो 42 में से 32 गया 10, और ये 5 105, 16 छक 96 होगा, और 26 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। इसका मतलब इसके आगे काटने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में दिया है उतनी बार में ही कटेगा, क्योंकि मैंने देखा 2 के बाद 6 है, 4 है, 9 है, 8 है, तो 2 तक तो ठीक है, 2 के बाद मैंने बस चेक किया कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 26 वाला एक ही ऑप्शन है, तो चौथे ऑप्शन पे मैंने टिक लगा दिया। अगले को देखो, अब ये किसका क्वेश्चन है, तो सर ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, लीजिए सर एबीसीडी एक चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी डी। कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर है। फिर कह रहा है ई और एफ क्रमशः विकर्ण एसी और बीडी का मध्य बिंदु है, ये बीडी है, ये एसी है, इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका मध्य बिंदु में ले लिया, और इसके मध्य बिंदु का नाम क्या दिया है, ई एफ। तो आपको बोल रहा है ए बी का मान ये 18 सेंटीमीटर है,
CD का मान ये 6 सेंटीमीटर है, तो EF का मान निकालना। बताओ, ये तरीका पढ़ाया था। EF कैसे निकलेगा? ये इसके समांतर है तो समझ गया कि ये समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज में ये वाला वैल्यू कैसे निकालते? इन दोनों का अंतर का आधा। तो सर 18 माइनस 6 और इसका आधा कर दो, तो सर 12/2, कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर। ये थ्योरम पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है? कि कोई भी चतुर्भुज हो, अगर ये आमने सामने की भुजा समांतर हो, बाकी भुजा समांतर ना हो, तो ये अपने आप समलंब हो गया। और जैसे ही ये समलंब चतुर्भुज हुआ, इसके विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाकर जो लाइन हम बनाते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं? इन दोनों का, ये दोनों समांतर भुजाओं का अंतर बटा क्या? 2। अगले को देखो, छठे को क्या कह रहा है? एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 का गुणा कर दिया। सही सही गुना 4/3 का करना था, गलती से 3/4 का कर दिया। तो सर रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो सरल करना पड़ेगा। 4 में 4 का गुना 16 हो गया, और यहाँ 3 में 3 का गुना 9 हो गया। तो कितना कम लिख दिया? तो आपने कहा सर 7 कम लिख दिया। तो सर गलती प्रतिशत पूछा, तो आपने कहा 7 की कमी 16 में, और गुना किसका? 100 का। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, और 25 सतह कितना? 175/4% की गलती। काटना पड़ेगा भाई पूरा पूरा। 4 चौका 16 और ये 15 बचा, तो 4 तिया 12, और 43 वाला एक ही ऑप्शन है ये। मतलब आंसर क्या होगा? 43.75%। ठीक है, अगले को देखो। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm भुजा वाले 2 क्यूब को, 2 क्यूब का मतलब 2 घन को, एक डब्बे में डाला जाता है जिसमें पहले से भी 200 सीसी पानी है। 200 सीसी का पानी का मतलब समझ गए? 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये कहना चाह रहा है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब जिसमें पहले से पानी है, तो डब्बे का आयतन बताएं। तो सर डब्बे का आयतन क्या होगा? आप खुद सोचो ना। डब्बे का आयतन होगा जितना उसमें पहले से पानी है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, प्लस जो 2 घन डाला है उनका आयतन। जो 2 घन है, या फिर ऐसे लिख दूं, दोनों घन का आयतन, दोनों घन का आयतन। यही तो होगा डब्बे का आयतन, क्योंकि उस डब्बे में पहले से पानी है, 2 घन और डाल दिया, तो टोटल कितना स्पेस उसने घेर रखा है? तो सर 200 सेंटीमीटर क्यूब प्लस दोनों घन का जो आयतन होगा उतना। यही तो करना है। अच्छा, मुझे दोनों घन का आयतन निकालना है, और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों में से प्रत्येक घन का जो भुजा है ना, वो 10 mm है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 10 mm की बात करें तो 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये वाली बात मैं इधर नोट में लिख देता हूं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 mm होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे पता है कि सर जो 2 घन है उनकी भुजा कितनी है? 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। तो सर उसका आयतन क्या होगा? एक घन का आयतन क्या होगा? तो आप कहोगे सर भुजा का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होगा। और ऐसे ही कितने घन है? सर 2 घन है, तो कुल आयतन दोनों घन का क्या हो जाएगा? दोनों घन का कुल आयतन क्या होगा? तो सर 1 गुना 2, कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना? बोलो 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों ही घन का भुजा 10 mm है, तो 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन क्या होगा? 1 का क्यूब 1 पहले घन का, दूसरे घन का भी 1 का क्यूब 1, दोनों को जोड़ोगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें टोटल डब्बे का निकालना था, तो सर पानी का आयतन 200 और दोनों घन का आयतन कितना? 2, इनको जोड़ दो, 202 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा दोनों घन उस डब्बे का आयतन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 202 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगले को देखो। कह रहा है एबीसी में कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, बीओसी का मान 108 है, तो आपको बीएओ का मान निकालना है। देखो क्या कहना चाह रहा है। सर एक त्रिभुज है ए बी सी, ये कौन है? ये कौन है? कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है? पॉइंट ओ पे। तो मुझे बताओ, जब 2 कोण का एंगल बाइसेक्टर यहां मिल रहा है, तो ये जो तीसरा कोण है इसका भी एंगल बाइसेक्टर यहीं मिलेगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो अंतः केंद्र कहलाता है। पढ़ाया था? बोलोगे जी सर। तो सर इस दोनों कोण का
एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है जो तीसरा कोण बचा है सी, इसका भी एंगल बाइसेक्टर इसी पे मिलेगा। और आपको बता रखा है कभी भी इस कोण का मान निकालना हो, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर जहां मिला, इस कोण का मान निकालना हो तो इस कोण का मान आप कैसे निकालते हैं, इसके सामने जो कोण है उसका आधा कर देते हैं और उसमें 90 जोड़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर वाले में, कोण समद्विभाजक वाले में पढ़ाया था। मान लो इस वाले कोण का मान निकालना है, इस वाले का, ये तो बीओसी का निकाला है, ये तो मैंने किसका निकाला है, कोण बीओसी का मान निकाला है, बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मुझे एओसी का मान निकालना होता, इसका मान निकालना होता, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, 90 में कोण बी का आधा कर देते हैं। मान लो मुझे इसका मान निकालना होता तो इस वाले का मान क्या कैसे निकालते, इसके सामने क्या है सी, 90 में कोण सी का आधा जोड़ देते। यही तो पढ़ा है, बोलोगे जी सर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बीओसी, ये वाला मान आपको पहले से 108 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा कोण। तो देखो भाई यहां पे आपसे कह रहा है BAO, इतना दिख कोण बताना है आपको। तो सर इतना कोण बताना है तो पहले पूरा कोण निकाल लेते हैं, और जो पूरा कोण होगा उसका आधा ही तो ये होगा, बोलोगे जी सर। तो सॉल्व करो। सर इसका मान 108 दिया हुआ है, कोण ए का आधा प्लस 90, सर इसको इधर लाएंगे तो 90 घटा देंगे तो 18 डिग्री बचेगा, बराबर कोण ए बटा 2। तो सर कोण ए का पूरा मान कितना आएगा, 36 डिग्री। मतलब सर यहां से यहां तक ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना है सर, 36 डिग्री। लेकिन हमसे कितना पूछ रहा है सर, इतना ही पूछ रहा है, यहां से यहां तक। तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये 18 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों 18 18 में बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर अपना क्या होगा, 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 36 पर टिक मत लगा देना, क्योंकि हमसे ये आधा ही कोण पूछा है, पूरा कोण 36 है, ये अपना क्या होगा 18, क्योंकि कोण समद्विभाजक कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगले को देखो क्या कह रहा है, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है। तो अब देखो दो दो चीज है, अर्धगोला कैसा होता है सर, ऐसा होता है, इसके ऊपर एक बेलन है, बेलन कैसा होता है सर, इस आकार का होता है, इसी तरीके से तो है। अब कह रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई, ये खिलौना बन गया, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कह रहा अर्धगोले की त्रिज्या 6 है, सुनना मेरी बात को सर, अर्धगोले की त्रिज्या ये है 6 सेंटीमीटर। तो सर यहां ये कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा, जो बेस का त्रिज्या होगा, वही ऊपर वाले का भी त्रिज्या होगा, ये 6 तो ये 6। तो सर यहां से यहां तक किसकी ऊंचाई होगी, तो बेलन की, और यहां से यहां तक किसकी ऊंचाई होगी, तो सर अर्धगोले की, और अर्धगोले की ऊंचाई या त्रिज्या बराबर ही होती है। तो आपने कहा सर ये 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, सर ये पूरा 15 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं कितना कहूं, तो 15 में से 6 घटा दूं तो सर 9 सेंटीमीटर। क्या ये पूरी कहानी क्लियर है। अर्धगोले का त्रिज्या 6 दिया था, तो सर इसकी भी त्रिज्या 6 होंगी, ये पूरा 15 है, तो सर यहां से यहां तक का मान भी 6 होगा, क्योंकि त्रिज्या ये भी है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सब क्या है, त्रिज्या है। तो सर ये 6 तो ये 6, तो पूरा 15 है, तो इसको 9 रखेंगे तभी तो ये 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा। ये चीज हो गया। अब हमसे कह रहा है इस पूरे खिलौने का आयतन बताओ। तो सर इस पूरे खिलौने का आयतन कैसे निकालेंगे, तो सर जो अर्धगोला होगा उसका आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस क्या करेंगे सर, जो बेलन होगा उसका आयतन, यही तो करोगे। ठीक है सर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो हमें पता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो इधर क्या बचेगा 2/3 गुना आर, और इधर क्या बचेगा एच। पाई आर स्क्वायर यहां से भी ले लिया, पाई आर स्क्वायर ले लिया, तो एक आर बच गया यहाँ, तो 2/3 आर प्लस एच। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई तो रहने दोगे पाई की जगह पे, क्योंकि ऑप्शन सारे पाई में है। सर त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर में 36 लिख दूं, बोलोगे जी सर। 2/3 आर का मान कितना 6, और ऊंचाई कितना है सर, किसका ऊंचाई, बेलन का, बेलन का ऊंचाई कितना है 9 है, बेलन का ऊंचाई कितना है सर 9 है। बस सॉल्व कर लो इनको। सर ये 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। सर 2 दूनी 4, 4 और 9 13, तो मैंने कहा पाई गुना 36
इनको सॉल्व किया सर 13। अब 13 गुना 36 करो, 13 तिया 39, 390 और 13 छक 78, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा। तो आपने कहा 468 और साथ में क्या पाई। ये क्या होगा इस पूरे खिलौने का आयतन, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखो। अब ये तो आसान है, एवरेज का 8 संख्याओं का औसत दिया है, एक संख्या निकाल दो तो औसत 20 होता है, तो निकाली गई संख्या। तो मुझे बताओ 8 संख्या का औसत कितना है, 18 है, तो टोटल कितना होगा, गुना कर दोगे, 18 अट्ठे 144। एक संख्या निकालते अब 7 संख्या हुई और 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना होगा 144। तो सर अंतर कितने का है, 4 का। तो जो संख्या निकाली गई है उसका मान क्या है, 4 है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो अगले को देखो, क्या कह रहा है, 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 है। अब कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक लागू करो। अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने पर ब्याज चलाओ। तो बताओ मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था, समय निकालना है। तो जब भी समय निकालना होता है तो आपको एक ही बात बोला है कि एक साइड मूलधन लिखो, एक साइड मिश्रधन लिखो। सर मूलधन कितने का है, 10,000 का है, लिख दो। मिश्रधन कितने का होगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 14,641 का। अब ये कितने साल का है ये हमें निकालना है, पता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं दर कितना है, 20%। लेकिन 20% कैसा है, वार्षिक है। आपको कैसा चाहिए, अर्धवार्षिक। तो सर एक साल का 20%, तो 6 महीने का कितना, तो इसका आधा हो जाएगा 10%, छमाही। अब मैंने कहा 10% का वैल्यू तोड़ो, कितना आया 1/10। और आपको पता है नीचे वाला मान मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज। तो आपके हिसाब से मूलधन 10 है और मिश्रधन 10 और 1 11 का है। और ये कितने माह का है सर, 6 माह का है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। अब कुछ नहीं करना, बस मुझे ये पता है कि मेरे हिसाब से यहां रेशियो कितना आया, 10 और 11 का। क्वेश्चन में कितना था, 10,000 और 14,641। तो हमें बस चेक करना है कि इस 10 का घात कितना लिया जाए कि 10,000 बन जाए। तो मैं कहूंगा अगर इस 10 का घात मैं 4 ले लूं, 10 के ऊपर पावर 4 लगा दूं, तो 10,000 बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 11 का घात भी 4 लेंगे तो यह कितना बन जाएगा, 14,641। अब मैंने घात 4 लिया है तो समय मेरा क्या होगा, 4। लेकिन 4 क्या सर, ये 6 महीने का था, तो 4 छमाही। अच्छा 6 माही का मतलब कितने महीने, 6 महीने। तो मैंने कहा 6 चौका 24 महीना, और 24 महीने का मतलब कितना वर्ष, 2 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा, 2 वर्ष। ठीक है, कि बस देखा कितना घात करे 10 का कि 10,000 आ जाए। तो आपने कहा 10 का घात 4 करे तो 10,000 आ जाएगा। अच्छा अगर घात 4 तो समय 4, लेकिन समय 4 कितने कैसा, तो सर दर छमाही लिया है तो समय भी छमाही, 4 छमाही। 4 छमाही का मतलब एक छमाही में 6 महीने, 4 छमाही में 6 चौका 24 महीने, और 24 महीने का मतलब 2 वर्ष। मान लो अगर ये वार्षिक होता तब तो 4 वार्षिक होता, मतलब 4 वर्ष। मान लो अगर ये तिमाही होता तो 4 तिमाही होता, तो 4 गुना एक तिमाही में कितने महीने, 3 महीने होते। ठीक है भाई, एक तिमाही में, तिमाही का मतलब क्वार्टरली चलाना है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब कह रहा है इसका मध्यानुपात निकालो। तो मध्यानुपात के लिए तो आपको यही बताया है ना कि 3 नंबर अगर इनका मध्यानुपात निकालना है तो बीच वाले का वर्ग करके पहला गुना तीसरा कर दो, यही तो होता है। तो सर इसी का वैल्यू निकालना है, तो मैं कहूंगा b²। पहला पद कितना है, 0.8। दूसरा पद कितना है, 7.2। तो b का मान क्या होगा, √0.8 गुना 7.2। अब इनको गुना कर लो पहले तो। सर पहले 8 गुना 72 करें, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 1 किता 57। यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव। अब बताओ 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का। इसमें एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, 2.4 क्या होगा, मध्यानुपात। तो जब भी मध्यानुपात कहे तो इस बीच वाले का वर्ग करके दोनों का और पहले तीसरे का गुना के बराबर कर देते हैं। बीच वाले का वर्ग पहले तीसरे का गुना। आगे देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 616 है,
इसका कोण आपको दिया है केंद्रीय कोण 10, तो त्रिज्या निकालना है। तो सर त्रिज्य खंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिज्य खंड यही तो होगा, ये ओ ए बी त्रिज्य खंड है, ये थीटा हो गया। तो सर एरिया क्या होता है त्रिज्य खंड का, यही तो पढ़ाया है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बोलोगे जी सर। सर क्षेत्रफल पहले से 616 दिया है और कोण 10 दिया है, तो थीटा की जगह 10 रखें, बटा 360 करें। पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या का इसको, ठीक है। देखो 0 से 0 कटा, 11 से सर ये 2 बार कटा, 11 से ये 5 बार, फिर 11 से 6 बार, 2 से काटो सर, ये 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 28 गुना 36 गुना 7, 28 गुना 36 गुना 7। तो आर का मान क्या होगा, रूट अंडर में ये। तो सर 28 को मैं 7 गुना 4 लिख दूं, 36 को 36 रहने दूं और 7 को 7 रहने दूं। तो बताओ इस 36 का वर्गमूल 6, इस 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ 2 बार 7 है तो 1 बार 7 रख दो। करो, 6 दूनी 12 और 12 सतह कितना, 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 84 सेंटीमीटर। चलो अगले को देखो, 14 को। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 60 रुपए प्रति केजी 45 रुपए प्रति केजी मूल्य के चावल को चावल के दो किस्मों को 3:7 में मिलाया गया, ठीक है। यदि वह मिश्रित किस्म को 65 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या करता है, बेचता है, ये ध्यान देना। तो आपको बताना है लाभ परसेंट क्या होगा और दशमलव के 2 स्थान तक आपको मान बताना है। अब देखो इसको करना तो मिश्रण से है, लेकिन करने का तरीका क्या है सुनना। पहले प्रकार का जो चावल है उसका खरीद मूल्य कितना है, 60 रुपया 1 केजी का। दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका खरीद मूल्य कितना है, 45 रुपया 1 केजी का। तो सर पहले वाले का खरीद मूल्य पता है, दूसरे वाले का खरीद मूल्य पता है, तो इनके कंबाइन का भी खरीद मूल्य पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ 65 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दो। अब कह रहा है कि जितने में भी खरीदा होगा दोनों प्रकार के मिला को, इनको किस रेशियो में खरीदा है, 3 और 7 के रेशियो में खरीदा, यही तो कह रहा है। पढ़ लो क्वेश्चन को। पहले वाले चावल को इतने, दूसरे वाले चावल को इतने, दोनों को मिलाकर 65 के हिसाब से बेचा है, खरीदा कितने के हिसाब से नहीं पता। तो यहां पे भी मैंने कहा ये वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स मान लो, ये वैल्यू पहले निकालना है। और किस रेशियो में बेचा है, तो 3:7 में। अब सर ये वाला वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, इसको इससे गुना कर दो। सर 3 गुना 60 180, प्लस इसको इससे गुना कर दो, ठीक है। 7 गुना 45 करो, तो सर 7 पंचे 35, 35 और 7 चौका 28 और 3 कितना 31, ठीक है। और भाग किसका लगाओगे, तो इनका जो सम होगा उनसे, इनका सम कितना हो गया 10, 7 और 3 10, इसका मान आ जाएगा। अब सॉल्व करो, सर इनको जोड़ो, सर ये 5 ये 9 ये 4 और 10 का भाग लगाऊं तो 49 रुपया 50 पैसा कह सकता हूं। मतलब दोनों मिलाकर 49 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदा है, लेकिन बेचा कितने के हिसाब से है, 65 के हिसाब से है। बोलो हाँ या ना। तो सर प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, तो बताओ। अगर ये 50 होता, ये 65 होता, तब तो 15 का होता, 0.5 और है या ना, कि सर 65 में से 49 घटाना है, तो 65 में से पहले 50 घटा लेते हैं, तो 15 होता, 0.5 और कम कर दें, तो मैंने कहा 14.5 का क्या है, सॉरी 15.5 का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो निकाल दो प्रॉफिट परसेंट। 15.5 का प्रॉफिट है, क्रय मूल्य कितने का है, 49.5 का, और गुना किसका सर, 100 का। अब इनको कैलकुलेट करना तो पड़ेगा। सर ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटा 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से काटूं 5 से 9 बार, 5 नमा 45, और ये कितना बचेगा, 5 नमा 45। तो सर इधर तो मेरे पास आया 31 में 100 का गुना 3100 बटा 99%। अब चेक करना पड़ेगा 99 का भाग लगाकर कितनी बार में कटेगा। तो मुझे बताओ अगर ये 100 होता तो 3100 3 बार में कटता या नहीं कटता, मतलब 99 से भी ये 3 बार में ही कटेगा। तो सर पहली बार ये 3 बार में कटेगा, और 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। मैं चेक भी कर रहा हूं ना
कि अगर ये 99 से 3100 को काटना है तो 99 से 310 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। कैसे पता करा 3 बार में? कि सर अगर ये 100 होता तो 100 का 3 गुना 300 होता, तो 99 है तो 99 का भी 3 गुना ही करना होगा। तो सर 3 गुना करूंगा तो 3 पहले स्थान पे कहाँ है? इसी ऑप्शन में, मतलब इसको काटूंगा तो 31.3 एक बार में कट जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आंसर अपना आ जाता। तो सर 31.31% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये सीपी तो ये भी सीपी होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगले को देखो क्या कह रहा है। ये किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? तो मूलधन में 4 का गुना करके। फिर क्या कह रहा है? समय और दर का क्या है? मान बराबर है। लिखा है ना, वार्षिक दर और वर्षों में समय बराबर है। तो सर हमें दर निकालना है, तो दर कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज में 100 का गुना बटा मूलधन और गुना समय करते, लेकिन समय के जगह मैं दर लिख सकता हूं ना। मूलधन गुना समय करते, लेकिन समय के जगह मैं दर लिख सकता हूं। तो ये दर अगर इधर आ जाएगा तो मैं यही तो कहूंगा आर स्क्वायर क्या होगा? साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना 100। बोलो हाँ या ना। अब वैल्यू पुट कर दो। सर यहां से साधारण ब्याज कितना मिला? 4, और मूलधन कितना मिलेगा? 1। तो आपने कहा सर साधारण ब्याज 4 मूलधन 1 गुना 100, तो सर यह कितना बनेगा? 400। तो आर का मान कितना होगा? 400 का वर्गमूल। वर्गमूल निकलते ही कितना बनेगा? 20%। तो आर का मान कितना? 20%। नहीं, वर्ग है तो 400 का वर्गमूल निकालोगे 20, 20% क्या होगा? दर। समय पूछता तो 20 वर्ष हो जाता, क्योंकि दर और समय दोनों समान है। आगे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है। 18,527 को एबीसी में बांटना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 है, बी और सी का 5 और 6 है। तो ए का मान आपको बताना है। अब कैसे करोगे? तो देखो 3 बातें हैं, ए है, बी है, सी है। सर ए और बी का रेशियो 4:7 दिया है, बी और सी का 5 और 6 दिया है। तो सर कंबाइंड कैसे करेंगे? खाली स्थान को बगल वाले से भर देते हैं, यही तो करते हैं। गुना किया सर ये 20 आया, गुना किया यह 35 आया, गुना किया यह 42 आया। तो सबसे पहले बताओ ये समझ में आया? क्योंकि टोटल ए बी सी का रेशियो क्या चलेगा? ए को 20 के रेशियो में, बी को 35 के रेशियो में और सी को 42 के रेशियो में पैसा मिलेगा। टोटल धन कितना है? इसी को तो बांटना है। चलो बांटेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ लें। तो इनको जोड़ोगे तो सर 42 और 35 कितना कह दें? 77, और 20 जोड़ दो तो 97। और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 185/27। अब 97 से काटना है, तो सबसे पहली बार तो एक बार में ही कटेगा, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, क्योंकि 185 में भाग लगेगा। तो 185 में से 97 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 85 इधर, 3 इधर, 88, और 7 साथ में 2 है। अब 882 को काटना है 97 से, तो मैं सोचूंगा 10 बार जाता तो 970 होता, 970 में से 97 कम कर देता तो 9 बार में लग जाता। तो 970 में से अगर मैं 97 कम करूंगा तो लगभग इसके आसपास आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो 97 का पहरा मुझे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 9 बार। 9 सत्ते 63, 6, 9 नमा 81 और 6 कितना? 87। मतलब 9 बार पढ़ूंगा तो यह वैल्यू कितना आएगा? 873। और 873 इसमें से घटाऊंगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 7, तो 97 वापस कितनी बार? 1 बार। मतलब 97 से यह वैल्यू 191 बार कटेगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है? सर ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो सर ए का हिस्सा 20 है, रेशियो का मान 191 है, गुना करो, 0 होगा, 2 होगा, 9 दूनी 18 और 2 और 1 3, 3820। 3820 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो। अब ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको रूल का पता है कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण लिखने का तरीका क्या है। तो किसी भी रेखा का समीकरण इस तरीके से लिख दो, ax + by + c। अब यहां 2 समीकरण की बात होगी तो a1 b1 c1, और दूसरा क्या होगा? a2x b2y और c2। और कह देगा ना कि इनके कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। तो ये कब होगा? अगर इन दोनों
समीकरण के कोई हल संभव नहीं है, ये तभी होगा जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। अब ये रूल पूरा पता होगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तीन ही रूल होते हैं, या तो कहेगा कोई हल संभव नहीं है, या तो इसके अनंत हल है, या इसके अद्वितीय हल है। तीन ही लाइन होती है। तो सर जब कोई हल संभव नहीं है तो ये याद रखना है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। कहता अनंत हल है तो तीनों बराबर होता, और कहता अद्वितीय हल है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता। यही तीन रूल होते हैं। तो हमसे यहां कहना कोई हल संभव नहीं है, मतलब ये रूल चलेगा। अब बताओ एक समीकरण क्या है, ये है। तो सर a1 का मान ये हो गया, b1 का मान ये हो गया, और c1 का मान ये हो गया। बोलोगे जी सर। दूसरा समीकरण ये है, यहां से यहां तक, हाँ या ना? लिख ही देता हूं मैं। 18x माइनस 72y प्लस 13, ये एक समीकरण। दूसरा क्या है, 7x my माइनस 17 0, यही दो तो है। बोलोगे जी सर। अब मुझे क्या इस रूल पे बैठाना है? सर a1 का मान कितना है, 18 है। a2 का मान कितना है सर, 7 है, बराबर। b2 का मान कितना है, सॉरी b1 का मान कितना है, 72 नहीं, माइनस का 72 है। और b2 का मान कितना है, m नहीं, माइनस का m है, क्योंकि ये तो प्लस में था ना सारा, तो अगर माइनस आएगा तो माइनस लेना पड़ेगा। हमें m का ही मान निकालना है, देखो m का मान निकालना है, तो तीसरे को लेने की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं को सॉल्व कर लो। सर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 से इसको काट दो, 18 चौका 72, तो इधर तो क्या बचेगा m, और इधर क्या होगा 7 चौका 28, काम खत्म। m का मान यहाँ 28 रखना पड़ेगा, तभी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही उत्तर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर। अगले को देखो क्या कह रहा, राम एक काम को 18 दिन में, रीना उसी काम को 12 दिन में, और श्याम की मदद से कितने दिन में, 6 दिन में। तो देखो तीन लोग हैं, राम को आर ले लिया, 18 दिन लगा, रीना को आर ई ले लिया, 12 दिन लगा, और श्याम की सहायता से, मतलब राम, रीना और श्याम, इसकी सहायता से 6 दिन में काम हो जाता है। तो श्याम अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो सर ये समय है, समय का लय से लेते काम मिलेगा। बोलोगे जी सर। कितना लिया जाए लय से? सर 36 लिया जाए, 18 से 2 बार, 12 से 3 बार, और 6 से 6 बार। अब बताओ एक एक करके। सर तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है, राम की 2 है, रीना की 3 है, तो सर श्याम की 1 रखनी पड़ेगी, तभी तो टोटल मिलाकर 6 बनेगा। बोलोगे जी सर। तो हमसे यही तो पूछा, श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 36 काम है, क्षमता 1 है, 36 में 1 का भाग लगाया, 36 दिन आया, तो 36 दिन में श्याम अकेले उस काम को करेगा। हार्ड नहीं है, आसान आसान है। अगले को देखो क्या कह रहा है, कोई ट्रेन समान चाल से, चाल क्या कह रहा है, बराबर है। तो सर दूरी बराबर चाल गुना समय जानते हैं। चाल अगर समान है, सेम है, तो क्या पढ़ा है, जो दूरी का रेशियो वही चाल का रेशियो। बोलोगे जी सर, सॉरी वही समय का रेशियो। अगर चाल समान है तो जो दूरी का रेशियो वही समय का रेशियो। अब हमसे क्या कह रहा है, समान चाल से 225 की दूरी इतने घंटे में तय करता है, 2.5 घंटे में, तो उसी चाल से 450 की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो सर पहले दूरी कितने की तय करा, 225 की, बाद में कितने की तय करा, 450 की। सर इनका रेशियो ले ले, कितना आएगा, 1 और 2। तो सर अगर ये दूरी का रेशियो है तो यही समय का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि चाल क्या है, समान है। अब बताओ पहली वाली दूरी में कितने घंटे का टाइम लगा, 2.5 घंटे का, मतलब इस 1 का मान कितना है, 2.5 घंटे। तो सर इस 2 का मान क्या होगा, तो यहाँ 2.5 का गुना हो जाएगा, 2.5 का 2 गुना 5 घंटे। हो गया आंसर कि 450 की दूरी को 5 घंटे में तय करेगा। और सीधी सी बात है, 225 से 450 हुआ, दूरी 2 गुना हुआ तो समय भी 2 गुना लगेगा, 2.5 का 2 गुना 5 घंटे। बिना सॉल्व किए हुए आंसर पे टिक लगा देते, क्योंकि चाल क्या है, फिक्स है, चाल में कोई चेंज नहीं। तो दूरी 225 से 450, 2 गुना, तो समय को भी 2 गुना कर दो, 2.5 का 2 गुना 5 घंटे। आगे देखो, ट्रेन की चाल का रेशियो दिया है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 की दूरी तय करती है,
तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? देखो ट्रेन की चाल का रेशियो क्या है, 2 और 5 है, और कह रहा है ट्रेन 5 घंटे में 350 की दूरी तय करती है पहली ट्रेन। तो ये पहले का चाल, ये दूसरे का चाल। तो सर पहले का चाल क्या होगा? दूरी 350 की, समय 5 घंटे का, तो सर पहले का चाल होगा 70 किलोमीटर पर घंटे का। बोलो हाँ या ना? इस लाइन से पहले ट्रेन का चाल पता चल गया। और यहाँ रेशियो कितने का है? 2 का। 2 का मान 70, सर यह कितना गुना हुआ? 35 गुना। तो दूसरे ट्रेन का चाल भी क्या होगा? 35 गुना। 35 का 5 गुना करोगे 25, और 15 और 2 कितना? 17। मतलब दूसरे ट्रेन का चाल है 175 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरे ट्रेन का चाल क्या है? 175 किलोमीटर पर आवर। अगले को देखो, 21 को क्या कह रहा है? 85 वस्तु का अंकित मूल्य 153 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां दो समीकरण है, उनको सॉल्व करना है। ये पहला लाइन ये है सर, 85 वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी बराबर है 153 वस्तु के सीपी के। बोलोगे जी सर। अगला लाइन क्या कह रहा है? 104 वस्तु का विक्रय मूल्य, 104 वस्तु का एसपी बराबर है 65 वस्तु के एमपी के। यही तो कह रहा है दूसरा लाइन। यहां से शुरू, यहां पे खत्म। तो बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सीपी और एसपी निकालना होगा। तो सर तीन चीज का रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी का, एमपी का और एसपी का। अब कैसे निकालेंगे तो सोचो। पहले तो काट दो, पहाड़ा आता हो तो। 17 पंचे 85 और 17 नमा 153। ठीक है, ये कट जाएगा सर। 13 पंचे 65 और 13 अठे 104। तो पहले वाली इक्वेशन से अंकित मूल्य कितना निकल कर आ रहा है? 9, तो 9 लिखो। क्रय मूल्य कितना निकल कर आ रहा है? 5, तो 5 लिखो। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो कितना है? 5 और 9। दूसरे वाले से विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ रहा है? सर 5 आ रहा है, 5 लिखो। और अंकित मूल्य कितना निकल कर आ रहा है? 8, 8 लिखो। और इसे समीकरण को सॉल्व करना जानते हो, ऐसे रेशियो को। खाली स्थान को बगल से भर दो। सर ये 40 बैठा, ये 9 अठे 72 बैठा, और ये 9 पंचे 45 बैठा। तो मुझे पता चला खरीदा 40 का, लिखा 72, बेचा 45 में। हमसे क्या कह रहा है? प्रॉफिट या लॉस। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को। सर 40 की वस्तु 45 में बेचा, 5 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। बोलोगे जी सर। 5 का लाभ 40 में गुना कितना? 100। 5 से सर 8 बार, और 100/8 को हम 12.5% कहते हैं। मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? 12.5% का। तो प्रॉफिट होगा 12.5 का। ठीक है, 12.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब ये माध्य निकालना है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मार्क्स दिए हैं मतलब एक्स का मान दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं मतलब एफ का मान दिया है। और ऐसे डेटा का माध्य कैसे निकालते हैं तो सुनना। हमें एक एक करके काम करना होता है। जैसे देखो एक्स क्या क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर 14, 26, 44, 61 और कितना? 84। एफ का मतलब बारंबारता इसकी कितनी दी गई है सबकी? इसकी बारंबारता 91, इसका 78 दिया गया है, इसका 95 दिया गया है, इसका 36 दिया गया है, और इसका 98 दिया गया। अब करना क्या होता है? सर ऐसे डेटा का माध्य ऐसे निकालते हैं। माध्य निकालने का तरीका होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। ये क्या है? समेशन मतलब योग निकालना है, एफ गुना एक्स का बटा एफ का योग निकालकर भाग लगाना है। एफ ये है तो पहले इनका योग निकालना है, फिर एफ गुना एक्स करना है और इनका भी योग निकालना, और इसमें इसका भाग लगा देंगे तो माध्य निकल कर आ जाएगा। यही सिखाया है आपको। तो लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि सर इसको गुना करने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले इसको जोड़ तो लो। चलो जोड़ते हैं। 8 1 9, ठीक है। 9 5 14, 14 और 6 कितना? 20, 20 और 8 कितना? 28। हासिल कितना? 2। सर 9 9 18, 9 27, 27 और 10 कितना? 37, और 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39। मतलब इनका योग तो 398 आया, मतलब समीशन ऑफ एफ 398 आया।
अब f गुना x करके जोड़ना है तो इनको गुना करना पड़ेगा। तो पहले 14 का 90 में गुना करो, 14 गुना 91 है ना, तो पहले 14 गुना 90 करो, तो 14 गुना 9 करोगे तो सर 126 होगा और एक जीरो बैठा दो। फिर 14 एकम 14, 14 नामा 126 होता है, 90 से गुना करना है तो एक जीरो बैठा दो। फिर 14 एकम 14, इनको जोड़ो, 4 7 1 2, मतलब इसको इससे गुना करोगे तो 1200 कितना आएगा, 74 आएगा। ये कहानी क्लियर, हटाओ। अब अगले को देखो। सर 26 गुना 78 करना है, तो भैया इसमें कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा, पूरा पूरा ही कर लेते हैं। करे सर, 8 छक 48, 4 7 छक 42 और 4 कितना 46, ठीक है। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और एक कितना 15, इनको जोड़ो सर, 8 12 10 और ये कितना 2। तो मैंने कहा इसको इससे गुना करने पर 2028 आएगा। अब कैलकुलेशन है तो आपको भी करना पड़ेगा। आगे देखो सर, 44 गुना 95 आसान है। 95 को मैं 100 माइनस 5 लिख सकता हूं, बोलोगे जी सर। तो 44 में 100 का गुना करेंगे 4400, और 44 का 5 गुना, 44 का 5 गुना, तो 44 का 5 गुना मतलब 44 का आधा करके एक जीरो बैठा दो, 220 और घटा दो। तो जैसे ही मैं घटाऊंगा 0 8 1 और 4, तो आपने कहा सर इनका गुना करने पर 4180 आया। समझ गए ना, मैंने 95 को 100 माइनस 5 लिखा और फिर 44 का गुना किया, तो इसको गुना किया 4400, इसको गुना किया 220, घटा के लिख दिया। अब 61 गुना 36 करना है, डायरेक्ट ही करो भाई। 61 गुना 36 करना है सर, 6 36, ठीक है, 3 और 6 3 18 करो, 6 9 1 2 2196 करना ही पड़ेगा पूरा पूरा, तो टाइम लगेगा यहाँ। अब यहाँ 84 गुना 98 करना है, तो 98 को 100 माइनस 2 लिख दो और इसमें 84 का गुना कर दो, तो 84 गुना 100 8400, और 84 का 2 गुना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और घटा दो सर, ये 2, ठीक है ना, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2, यह 3, यह 2 और ये 8, 8232, 8232। अब इन सबको जोड़ना है, अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना भी अपना ही काम है, चलो जोड़ो। 8 और 4 12, 6 18 और 2 20, हासिल कितना 2, 7 2 9 9 और ये 9 18, 18 और 8 कितना होगा 26, 26 और 3 कितना होगा, तो आपने कहा सर 29, 29 में 2 जोड़ोगे हासिल था तो 31, हासिल कितना 3। अब बताओ 2 1 3 3 1 4, 4 और 2 6 और हासिल 3 था तो 6 और 3 9, इनको जोड़ो, 2 1 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 7 कितना होगा, तो 9 और 9 और 8 कितना होगा 17 होगा, तो 17 9 210 इनका टोटल आया। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 8 4 12, 12 और 6 14, 8 4 12, 12 और 6 14 और 14 और सॉरी क्या 8 6 12, 12 और 6 18 होगा ना, सही है। 8 4 12, 12 6 18, 18 और 2 20 0 2, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 9, तो हमने कहा 19 और 9 अपना कितना होगा 28 और 3 31, 3 3 2 5 6 7 और 7 2 9, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 और 9 और 8 17, सही है। टोटल कितना होगा 17 910। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर तो लिखोगे 17 910 और नीचे लिखोगे 398, भाग लगाओगे। अब देखो डायरेक्ट ही भाग लगाओ, पहले 398 से इसको काटो 1791 को, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो सोच के देखो ना, 398 है तो लगभग 400 के करीब में है, और यहाँ 1700 है, 1700 नहीं 1800 है, तो 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ता कि 1800 कट जाता, तो 400 का पहाड़ा 4 बार, क्योंकि 400 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूँ तो 1600 होगा, और 5 बार पढ़ूँ तो 2000 हो जाएगा। तो भैया ये वैल्यू कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो 398 का 4 गुना कर लो सर, 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 39, 4 3 12 और 3 15, 1592। तो इसमें से इसको घटा दो, किस में से, तो 1791 से 1592 घटा दो, तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये 91 होता और ये भी 1791, तो 200 होता, एक और कम कर दो 199, तो आपने कहा 199 बचा और 0, तो बताओ 398 का कितना होगा, तो सर 5 गुना ही तो होगा,
क्योंकि 398 का आधा करके एक जीरो बैठाने पे ये आ जाएगा, तो 5 गुना। तो आपने कहा 45 क्या होगा इसका माध्य। अब इसमें कैलकुलेशन था, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन करना ही पड़ता आपको। आगे देखो 23 को। अब कह रहा है कि x माइनस 4 का क्यूब प्लस x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब बराबर है 3 गुना x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 3। तो x का मान बताओ। इसके लिए एक रूल पढ़ाया था, द्विघात बहुपद जब पढ़ाया था, बहुपद का गुणनखंड, कि a क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो पता है, लेकिन मैंने एक रूल बताया था, जब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर जीरो आ जाए तो सर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc किसके बराबर? जीरो के बराबर। इसका मतलब क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 abc के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी भी ऐसा रूप लिखा हो ना क्वेश्चन के अंदर, इस रूप में कोई डेटा दिया हो ना, तो ये तभी संभव है जब ए बी और सी का मान जोड़ने पे जीरो आ जाए। अगर इनका मान जोड़ने पर जीरो आ रहा है तभी ये रूप आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। अब देखो यही चीज यहां दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि सर x माइनस 4 का मैं अगर घात 3 कर दूं प्लस x माइनस 5 का घात 3 कर दूं और प्लस x माइनस 3 का घात 3 कर दूं, तो ये बराबर होता है 3 गुना x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 3 के। लेकिन ये संभव कब है? ये तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, तभी तो ये संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। अब यहां a क्या है? a के जगह सर x माइनस 4 है। b क्या है? सर b के जगह x माइनस 5 है। c क्या है? सर c के जगह x माइनस 3 है। ये बराबर जीरो। अब सॉल्व कर लो, x x x 3x माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12, उधर चला जाएगा तो प्लस का 12। तो यहां से x का मान क्या आएगा? 4। मतलब अगर मैं यहां x का मान 4 रख दूं ना, तो a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ जाएगा, और जीरो आएगा तो ये कंडीशन संभव है। तो आपसे पूछा कि इस कंडीशन के लिए x का मान क्या होगा? तो 4 होगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन रख के भी पुट कर सकते थे कि जैसे ऑप्शन x का मान ऑप्शन से उठा के यहाँ रख देते, फिर ए बी सी का मान किससे, जैसे x का मान 4 रखते हैं तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाता, यहाँ माइनस 1 आता और यहाँ क्या आता? प्लस 1 आता। क्या सबको जोड़ के जीरो बन रहा है? बन रहा है, तो x का मान 4 ही हो जाता, नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन लेना पड़ता। अगले को देखो। अब ये रूल आपको पता है, रूल आपको बता रखा है ये वाला, कि कोई वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है, मान लो ये P है, इसको आगे T तक बढ़ाया। कोई जीवा है, मान लो AB है, इसको आगे T तक मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ये वृत्त की जीवा है, मान लो A और B है, इसको आगे बढ़ाया T तक। वृत्त का स्पर्श रेखा है, इसको भी आगे बढ़ाकर T पॉइंट पे मिला लिया। तो सर इस PT का मान आपको क्या पढ़ाया है कि सर PT स्क्वायर किसके बराबर होता है? इतना। कहने का मतलब T गुना A गुना T गुना B, यही तो पढ़ा रखा है। बोलोगे जी सर, कि सर इस स्पर्श रेखा का वर्ग किसके बराबर होगा? इनका गुना इतने के। तो उसी रूल पे ये क्वेश्चन है अपना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ एक वृत्त की जीवा है, तो लो भैया एक सर्कल है, इसकी जीवा PQ है। ठीक है, P और Q है। आगे क्या कह रहा है, वृत्त पर बिंदु X स्पर्श रेखा है, तो ये देखो ये कोई स्पर्श रेखा है X। ठीक है, इसको कहां तक बढ़ाया मैंने? R तक। और कह रहा है क्वेश्चन में इसको भी R तक बढ़ा दिया गया। पढ़ो ना, PQ को भी R तक बढ़ाया गया और X को भी कहां तक ले गया? R तक, और ये जाके कहीं यहां पर मिल गया। तो आपसे क्या कह रहा है, सुनना, एक्स आर का मान यहां से यहां तक का मान तो 12 दिया है सेंटीमीटर, पी क्यू का मान यहां से यहां तक का मान तो आपको x दिया है, और क्यू आर का मान यहां से यहां तक का मान आपको x-2 दिया है। तो
तो आपको x का मान निकालना है। तो ऐसे केस में आप क्या जानते हो सर, x से r तक की दूरी का स्क्वायर बराबर ये पूरा p से r का गुना, और गुना फिर यहां से यहां तक q से r, यही तो आप जानते हो। बोलोगे जी सर। वैल्यू को पुट कर दो, आंसर निकाल लो। चलो वैल्यू पुट करो। सर इसका मान 12 है, 12 का स्क्वायर। p से r तक का मान क्या होगा, तो सर पी क्यू का मान x है, क्यू आर का मान x माइनस 2 है, तो इनको जोड़ेंगे तो x और x 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, और q से r तक का मान क्या है सर x माइनस 2। एक लाइन और जाओ सर, इसका मान 144 है, यहां से 2 कॉमन ले ले तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ x माइनस क्या है 2 है। सर 2 से यह वैल्यू 72 बार कटेगा, मतलब 72 बराबर क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इसके बाद सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि इसके बाद सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, और क्वेश्चन में टाइम खराब होगा। तो इसके बाद ऑप्शन उठाओगे, सोचोगे x का मान क्या रखा जाए कि इनको सॉल्व करने पर 72 आ जाए। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, अगर मान लो मैं 10 रखता तो 10 में से 1 घटाऊं 9, बोलोगे जी। 10 में से 2 घटाऊं 8, बोलोगे जी। इनको गुना करने पर 72 आता है, आता है सर, यही ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन अपने आप कट गया, नहीं होता तो दूसरे से चेक करता। पहला ही ऑप्शन उठाया 10 कि अगर x का मान 10 लिया तो 10 में से 1 घटाया 9, ठीक है। 10 में से 2 घटाया 8, ठीक है। गुना किया 72, यहां भी 72 लाना था, यही सही है। आगे सोचना ही नहीं था। अगले को देखो, अब क्या कह रहा है, S1 और S2 साथ मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, S2 और S3 27 दिन में, S3 और S1 54 दिन में। तो सभी एक साथ मिलकर कार्य का 50%, मतलब जितना कार्य है उसका आधा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। क्या कह रहा है, S1 और S2 मिल जाए तो दिन कितना लगता है सर 18। फिर कह रहा है S2 और S3 मिल जाए तो दिन कितना लगता है सर 27 दिन काम समाप्त होने में। फिर कह रहा है S3 और S1 मिल जाए तो अब यही काम कितने दिन में हो जाते हैं 54 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी समय है इसका लय से लेकर काम निकालो। तो 18, 27, 54 का लय से क्या लिया जाए, तो बताओ 18, 27 और 54 का लय से क्या लिया जाए कि काम बन जाए। तो 108 ले लूं या 54 ही ले लूं, देखो 54, ठीक है। इनका लय से क्या 54, तो 18 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार, तो इसकी क्षमता 3। 27 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार, इसकी क्षमता 2। और 54 से कितनी बार में कट जाएगा 1 बार, तो इसकी क्षमता क्या 1। अब हमसे कह रहा है तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन, S1, S2, S3 मिलकर, पूरा काम नहीं, काम का 50%। तो सर 54 का 50% कितना होगा, तो सर 27 होगा, आधा। 50% का मतलब आधा, तो सर 54 100%, तो आधा कितना 27। अब 27 काम को इन तीनों से करवाना है, तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए। तीनों की नहीं पता है तो निकालनी पड़ेगी, कैसे, तो बताओ। सर इनको मैं अगर जोड़ूंगा इस साइड वाले को तो S1 2 बार आएगा, S2 2 बार आएगा, S3 2 बार आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2 गुना S1 प्लस S2 प्लस S3, और इनकी क्षमता को जोड़ूं तो यहां 3, यहां 2, यहां 1, टोटल 6। तो 2 से अगर मैं इस 6 को काट दूं कितनी बार, 3 बार, तो मुझे इन तीनों की टोटल क्षमता कितनी पता चल गई 3। तो 3 का यहां भाग लगा दो। सर 3 से कितनी बार 9 बार, मतलब तीनों मिल जाए तो उस पूरे काम का आधा, कहने का मतलब 50% काम 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 50% काम 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं मॉक नंबर 5 के। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।